अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, हमारे मुल्क का अलमिया है कि सियासतदानों से लेकर डॉक्टर्स तक हर किसी ने आवाम को तख्ता मश्क़ी बना लिया है। मामला कोई भी हो, पिसना आवाम का मुकद्दर बन चुका है। सियासतदान तो हमेशा खबरों में रहते हैं, लेकिन आजकल एक बार फिर डॉक्टर भी मीडिया की खबरों की जीनत बने हुए हैं। पूरा मन एहतजाज किसी को दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। डॉक्टर्स भी कब से अपने मुतालिबात के लिए अपील कर रहे हैं, अलबत्ता इनके मुतालिबात तस्लीम ना किए जाने की सजा भी मरीज ही भुगत रहे हैं। डॉक्टर्स बेहिस हो चुके हैं या हमारी इंतजामिया, क्योंकि किसी को ये नजर नहीं आता कि हर रोज मरीज दर बदर की ठोकरें खाकर वापस जाने पर मजबूर हैं। अमीर तबका तो प्राइवेट अस्पतालों का महंगा इलाज अफोर्ड कर ही सकता है, जबकि हुक्मरान तबका और अशराफिया तो बैरून मुल्क ही जाकर इलाज कराते हैं। वो गरीब मरीजों का दुख दर्द क्या जाने। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ के गरीब मरीज कहाँ जाएं, उनकी फरियाद कौन सुने। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे कि शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म ही गुर्बत है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता, यहाँ तक कि वो बाज़ औक़ात अपनी जान पर ही खेल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन पाकिस्तानियों के साथ जो बेचारे रोजगार की तलाश में इंडोनेशिया के रास्ते ऑस्ट्रेलिया की एक कश्ती पर सवार होकर जा रहे थे। उन दुख के मारों के साथ क्या बीता, उन्हें कैसे हादसा पेश आया और कितने पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे, इस बारे में आज आपको बताएंगे। साथ ही आज का सवाल हमारा यह है कि डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है, अस्पताल में आउटडोर्स बंद है, मरीजों को नहीं देखा जा रहा, आपके ख्याल में सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पर लूंगी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की खबरें ले लेते हैं। सबसे पहले काजी साहब। तो जी काजी साहब। शाजी, सबसे पहले बात करेंगे जो मुसाफिती कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, CCP, उसने एक नोटिस जारी किया है यहाँ की जो खाद की इंडस्ट्री है, और उसमें वो 1 साल से तकरीबन इस पे कर रहे थे इन्वेस्टिगेट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2010 दिसंबर से लेके अक्टूबर 2011 तक जो खाद का 50 किलो का थैला है, ये 850 रुपये से 1580 रुपये का 1580 रुपये का हो गया। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बताया है कि इस सेक्टर को जो रियासत सब्सिडी दे रही है वो 77 अरब रुपए की है, जिसे फीड गैस सब्सिडी कहते हैं, लेकिन ये लोगों को पास ऑन नहीं हो रही। और मुसाफिती कमीशन का ये ख्याल है कि ये अनकॉल्ड फॉर है ये इजाफा, और उन्होंने और इससे आप समझ सकते हैं कि किसानों के लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। और फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो 2 बड़े ग्रुप हैं, 7 मेजर प्लेयर्स हैं इसमें, जिसमें से 4 जो हैं 2 ग्रुपों से एसोसिएटेड हैं, और 84% वो पैदा करते हैं गैस जो खाद, और खाद मुकम्मल तौर पर पैदा नहीं करते बल्कि इम्पोर्ट भी की जाती है। इस वजह से कैप्टिव मार्केट है, गोया 1 आउंस भी जो पैदा होता है वो बिक जाता है। तो फिर ये तकरीबन जो 2 ग्रुप हैं 49 बिलियन का उनको जो इस दफा पिछले साल की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ है, वो क्यों हुआ है? सॉरी, मैं आपको काट रही हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाज़ेद खेल पेशावर अमन लश्कर के सरबराह फ़हीम को अपने 3 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया है। मजीद इस बारे में जानने के लिए बात करेंगे हमारे रिपोर्टर मुसरतुल्लाह से। मुसरतुल्लाह, क्या अपडेट्स हैं, कैसे पेश आए वाक़या? ये अमन लश्कर के सरबराह फ़हीम खान अपने 3 गार्ड समेत गुज़श्ता रात इनकी गमशुदगी की इत्तला थी। आज सुबह थाना पहाड़पुर को पुलिस को इत्तला मिली कि रिंग रोड पर गाड़ी खड़ी है जिसमें कुछ लाशें हैं, जिस पर जो है बम डिस्पोजल यूनिट को तलब किया गया, और अभी उन्होंने क्लियर करार दिया। इसके बाद जो है कि फ़हीम नाजिम जो है और उनके 3 गार्ड जो है इस गाड़ी में पड़े थे। अभी इनको थाना पहाड़पुर लाया गया है। ये फ़हीम नाजिम पे जो अमन लश्कर के सरबराह है अजीज अमन लश्कर के, इस पर पहले भी 3 मरतबा खुद कुछ हमले हो चुके हैं। तो अभी कुछ पता नहीं चल पाया कि अफराद जिन्होंने कत्ल किया वो लोग कौन थे अभी तक? तो क्योंकि अभी तक इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है, लेकिन अभी भी क्योंकि अभी पहले इत्तला इस तरह होता है कि गाड़ी में लाशों के साथ एक्सप्लोसिव भी रखा जाता है, लेकिन इसी बाइस पुलिस ने पहले बम डिस्पोजल यूनिट को तलब किया, जिन्होंने गाड़ी को चेक किया। इसके बाद जो है गाड़ी जो है अब थाने जो है लाई है, और अभी जो है उनकी डेड बॉडी यहाँ से निकाली जा रही है गाड़ी से। ठीक, बहुत शुक्रिया मुसरतुल्लाह आपका। जी काजी साहब। जी शाजिया, और दूसरी खबर जो है, अभी फिर आज
बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में ₹1.52 इजाफा किया जाएगा। कल हमने इसका बहुत चर्चा किया और ख़ास तौर पे जो है मुख्तार साहब की स्टेटमेंट थी कि जी ये लूटर्स की वजह से, लूटने वालों की वजह से ये क्राइसिस आया है। तो हम ये भी एक मुतालबा कर सकते हैं कि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ क्या मुआहदे हैं, उनका रेशो प्रॉफिट का कितना है। हाँ। हम 88 से लेके अब तक कितने पैसे इस मुल्क के अवाम दे चुके हैं, तो क्या जमहूरियत के नुमाइंदे और जमहूर के लीडर जमहूर को ये बताना पसंद करेंगे या नहीं। तो इस हवाले से मैंने इस खबर को इंक्लूड किया है। और मंटर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है किसी निजी टीवी को और फरमाया है कि जी सेटल हो गया है नेटो सप्लाई का मामला, और बस जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो वैसे भी, और आपको पता है वो इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। कुछ उन्होंने मेटल शो किया अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को, तो क्या सेटल हो चुका है या नहीं, हम पूछना चाहेंगे हुकूमत से कि इस पे वो क्या करना चाह रहे हैं। एक वाइटल इशू है। और शाजिया एफेड्रिन केस में जो ANF बता रही है कि वो अब अक्यूज़ जो हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगी, और ख़ास तौर पे अली मूसा गिलानी के हवाले से तो उन्होंने बात खुल के कर दी कि उन्हें वो कस्टडी में लेंगे। लेकिन अभी शहाबुद्दीन साहब, मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं, उस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ज़मानत ले ली थी, मगर ज़मानत जो है क्या वो कैंसिल करवाने के लिए वो क्या प्रोसीड करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अब वो सीरियसली कह रहे हैं, ANF ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमें अब कुछ हिम्मत और करेज मिली है कि हम इसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लें। और एक आखिर में खबर जो एक हेलीपैड की खबरें आ रही हैं जो, तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी क्यों शोर मचाते हैं इस पर, मुझे समझ नहीं आती कि अब कुछ 150 बोरियां सीमेंट की लग जाएंगी, जहाँ हाथी गुजर गए हैं वहाँ तुम भी गुजर जाने दें। तो हम बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे खबर बनाने की बुनियाद पर, ज़ाहिर है वो उनका घर 23-24 किलोमीटर दूर है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और पुलिस वाले कहते हैं जी हमें कहाँ हम उनकी सिक्योरिटी रखें, तो ये हेलीकॉप्टर पे तशरीफ ले जाएंगे। तो ये कैसी बात है, इस पे समी साहब से पूछेंगे। ठीक, चलिए समी साहब आप अपनी खबरें पहले बता दें। काजी साहब ने जिक्र किया राजा परवेज़ अशरफ साहब के हेलीपैड का, तो NRO अमल दरामद केस जो है वो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया अपनी काज लिस्ट में। और इसके अलावा ये पिटीशन भी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कि क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये कहा है कि स्विस अदालतों को ख़त लिखने के मामले पर पार्टी मौक़िफ़ वाज़े है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये भी एक प्रे की गई है कि इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। देखें आज जजेस क्या इस पर बात करते हैं, इसका क्या हमारे हालात पर आगे जाकर असर होगा, इसका चर्चा करेंगे। दूसरा, रात एक ड्रामा हुआ पाकिस्तान के टेलीविजन पर, मीडिया में, कि जी सरबजीत सिंह रिहा हो गए। हाँ। तो वो आधी रात के बाद पता चला कि वो सरबजीत नहीं थे, वो सुरजीत सिंह थे। अभी भी मैं सुबह कुछ अखबारात की हेडलाइंस देख रहा था, उसमें सरबजीत थे। अच्छा, इसमें सिर्फ हमारा नेशनल मीडिया नहीं, जो इंटरनेशनल कई मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इसी का चर्चा करें। नाम मिलते जुलते, मुझे लगता है नामों की कन्फ्यूजन ना होगी, सरबजीत बड़ा सुरजीत सिंह। बहुत खुदा करे कि यही बात हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की कन्फ्यूजन जो है वो सिर्फ सिंपल कन्फ्यूजन नहीं। तो इस बात पर जिक्र करेंगे कि ये जो हाफ कुक्ड स्टोरीज होती हैं, पूरी तरह जो मैच्योर नहीं होती, उस पर कल मैं देख रहा था काई साहब पूरे प्रोग्राम हो गए सारे के सारे, किसी ने करार दे दिया, गद्दार करार दे दिया, और मुल्क की सालमियत, खूनी भेड़िए, कत्ल, फांसी, एक अजीब फ्रेंजी थी मीडिया में। तो इसका चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक अगर सियासतदान कोई गलती करे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे, जजेस करें कोई गलती फ़ौरन पकड़े जाएंगे, जर्नैल को गलती करें फ़ौरन पकड़े जाएंगे। तो जो हमारे मीडिया में जो गलतियाँ इस तरह की होती है जिससे कौम पूरे एक हिजान में चली जाती है, इन गलतियों के जो मुर्तकब लोग हैं कभी उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? नहीं, मैं एंकर्स की बात नहीं करता, इसमें एडिटर्स भी होंगे, हम जैसे कोई छोटे दर्जे के रिपोर्टर्स भी होंगे, लेकिन ये कब तक ये इस तरह से चलेगा और कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होगी, इस पर आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक ख़बर भारत से आई है कि अबू हमज़ा ज़बीउद्दीन अंसारी जिनका नाम है, और कहा यह जा रहा था कि इनका टेप मौजूद है जिस दिन मुंबई हमला हुआ था, कोई ये जो वहाँ पर जिन लोगों ने हमला किया था उनको कोई दे रहे थे, हदायत दे रहे थे। ये सऊदी अरब से इंडिया पहुँचे और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया 21 जून को। इनकी खबर 4-5 दिन के बाद बाहर आई है, लेकिन इस वक्त जो मीडिया में चर्चा है वो ये है, कुछ तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर प्रेशर डाला कि आप इन्हें इसे इंडिया के हवाले ना करें, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही हैं कि दर हकीकत इंडिया को देने के लिए पाकिस्तान ने ही ये रास्ता इख्तियार किया कि इनको सऊदी अरब के हवाले किया, और फिर सऊदी अरब ने इंडिया को ये इनको अबू हमज़ा के हवाले कर दिया। इस बात पर देखेंगे कि ये दर हकीकत ये वाक़या हुआ क्या है। और इसके अलावा शाजिया एक ख़बर मेरे पास ये है, वापडा का जिक्र कर रहे थे काजी साहब भी, कल भी इन्होंने बड़ा जिक्र किया था कि
वो जो NTDC के डायरेक्टर हैं रसूल महसूद, बड़े पावरफुल आदमी है, तो अब ये खबरें आई हैं कि अहमद मुख्तार साहब ने उनको तो रिमूव करा दिया, इसके अलावा और भी कुछ ऑफिशियल्स रिमूव किए जा रहे हैं। तो एक लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। अब देखते हैं कि सिर्फ महसूद साहब को हटाया गया या इनके पीछे जो लॉबी थी उस तक भी हाथ पहुँचते हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हर 2-3-4 हफ्तों के बाद हम डॉक्टर्स को सड़कों पर देखते हैं और मरीजों को दरबदर ठोकरें खाता हुआ देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है काजी साहब, समी साहब के डॉक्टर्स और जो पंजाब हुकूमत है इनके दरमियान जो एक जंग सी की सूरत हाल है ये ख़त्म नहीं हो रही है और मरीज बेचारे वो सफ़र कर रहे हैं। देखो शाजिया, इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि एक तबकाती निज़ाम इलाज है और उसमें एक तो वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कभी हमें कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट या प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, जहाँ 2000 रुपये से 3000 रुपये तक सिर्फ आपके चेकअप की फ़ीस है जी। अब प्रॉब्लम रह जाता है कि उन पब्लिक हॉस्पिटल्स का जहाँ आवाम जो है वो उन्होंने इलाज करवाना है और जिनको तनख्वाह सरकार ने देनी है, ये इनका क्राइसिस है बुनियादी तौर पर। ये इसलिए कि जो बंदा MBBS करता है या डिग्री लेता है वो अब उधर बैठा है, वो अपने एक साथी को देखता है कि यार वो बड़े अच्छे अस्पताल में बैठ के बड़ा शाम को 2 घंटे आता है, स्पिक एंड स्पैन हाथ लगा के देख निकल के कुछ पैसे हाथ से लेके चला जाता है। और मेरी जो तनख्वाह है, क्योंकि ऊपर से इन्फ्लेशन भी है, देखे ना, हम बिला वजह एक बंदे को पकड़ लें कि या एक तबके को हम पकड़ लें कि डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर्स के साथ नहीं है, महंगाई सबके लिए, सबके लिए। हमें जो कोर इशू क्या है, हम जो है ना ऊपर से अलामात का इलाज करते रहते हैं, जो अंदर जो बीमारी है डीपर मेलाइज है उसकी बात नहीं करते। अब 7 साल एक लड़का पढ़ता है, 20-25 लाख रुपया आपने मेडिकल कॉलेज की फीस कर दी, वो इतने पैसे जब खर्च करके आता है तो वो किस लिए करता है कि भाई उसका एक मुस्तकबिल होगा, एक बड़ा शादमानी भरा उसका एक आने वाला वक्त होगा, और वो ख्वाब देख के आता है। वो ख्वाब जब वो देखते हैं तो आगे एक टूटा फूटा अस्पताल होता है जिसमें लॉन्ग आवर्स होते हैं और लंबी एक जो है तादाद होती है मरीजों की, क्योंकि हम रियासत ने तो ये तय कर लिया है कि लोगों के इलाज और तालीम पर खर्च करना एक फजूल काम है। इस फजूल खर्ची से उन्होंने हाथ साफ कर लिया। ये है बुनियादी इशू। गलती किसकी कहें, गवर्नमेंट की कहें, डॉक्टर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, पॉलिसी मेकर्स की गलती है कि कैसे कि अगर आपने एक तरफ ये अस्पताल रखे हुए हैं तो आप किस लेवल पे, उस लेवल पे लेके आएंगे उन हॉस्पिटल्स को जिसका इलाज आम आदमी का जहाँ इलाज होना है, और उस डॉक्टर को आप कितना। मेरे साथ ज़ाती तौर पर एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं गया और मैं पब्लिक हॉस्पिटल में चला गया किसी के कहने पे, तो उन्होंने मुझे पहले जो डॉक्टर साहब ने इतला फरमाई वो ये थी कि जनाब ये बड़ा दर्द होता है, अगर आप तैयार हो जाएं इसके लिए। तो मुझे बड़ा सिनिसिज्म नज़र आया उसमें। खैर मैं थोड़ा बहुत तारफ़ के बाद थोड़े से वो जब ढीले हुए तो फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी कि हम इतने लोगों को देखना पड़ता है हमें। तो मैंने उनकी कहानी भी सुनी। वही बात जो समी साहब और आप कहते हैं, सफ़र एट द एंड ऑफ द डे कौन कर रहा है? पेशेंट्स, आम आदमी सफ़र कर रहा है, आम आदमी सफ़र कर रहा है। और दूसरा ये जो क्राइसिस है, लाइक ऑल अदर क्राइसिस, इंडिकेट्स एक पॉइंट, वो क्या कि ये कोई क्राइसिस भी हल करने के हाल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब आपके फंड्स जो हैं वो, अब देखें ना, अभी हमने एक खबर दी मुसाफ, उधर 77 बिलियन की हम सब्सिडी दे रहे हैं, उधर दे, ऊपर खाने पीने का सामान जारी, नीचे की तरफ जो है आपने ज़बानी जमा तफरीक, आपका जब बजट आता है तो जो आपके आम आदमी पे जो आपने पैसे खर्च करने हैं वो पीनट भी नहीं है, वो लड़ते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। चलिए, तो ठीक है, डॉक्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करनी चाहिए? नहीं, देखें जो काजी साहब ने बात की फ्लेक्सिबिलिटी, एक ज़माना होता था जब मैं भी स्कूल में जाता था कि अगर कोई मोहल्ले में गली में कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाता था तो जो उनके वालिद साहब थे ना, ऐसे फ़ख्र से ये ना, फ़ख्र से आते थे और गली मोहल्ले में उसको एक चौधरी की सी हैसियत हासिल हो जाती थी। और अब मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके बच्चे बच्चियों ने एंट्री टेस्ट भी क्लियर कर लिया लेकिन उन्होंने उनको दाखिल नहीं कराया। एक साहब से मैंने पूछा आपने अपनी बच्ची को क्यों नहीं कराया? उसने कहा यार 5 साल मेडिकल कॉलेज, 2 साल 3 साल हाउस जॉब, उसके बाद अगर सड़क पर आकर एहतजाज करना है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ तो क्या फ़ायदा अपनी बच्ची को मैं ख्वार करूँ। काजी साहब ने बिल्कुल सही बात की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी मेकर्स की है। अगर आप किसी को दीवार के साथ लगा दें, अगर आप किसी के जिगर में खंजर घोंप दें और उसे कहें कि वो बिलबिलाए भी ना, ये जो डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है ये इस दफ़ा ज़रा आप डाटा निकाल के देखें, हर 2 महीने के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है। गवर्नेंस है पंजाब की इस वक्त, पंजाब में क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर्स का मामला, सिंध में भी है, वहाँ पर भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल चलती रही, वहाँ पर भी मसाइल है। लेकिन यहाँ की जो हड़ताल है ये पर्टिकुलरली लंबी होती गई क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ठान ली थी कि पहले हम तो बात नहीं करेंगे, तब भी दुनिया टीवी बीच में आया था और डॉक्टर्स की सुलह हुई थी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको आप रिवाइज करें और जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करें।
एक आप वादा करते हैं, उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं, आप उसको पूरा नहीं लेकिन करते। ट्रांसफर्स का भी मसला है। डॉक्टर्स की अगर ट्रांसफर्स की जाती हैं तो उनका मतलब ये कि हमारी मर्जी के मुताबिक की जाए या ना की जाए। नहीं, मर्जी नहीं है। देखिए, आप कंसल्टेशन का एक प्रोसेस कर लें। दूर जाने से भी घबराते हैं समी साहब। शाजिया, बात ये सही है आपकी कि घबराते होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक इशू बन गया है और डॉक्टर्स ये समझते हैं कि ये सिर्फ उनकी यूनियंस को तोड़ने के लिए तब्दीलियां की जा रही हैं, जो सरकर्दा लोग थे उनको शहरों से निकाल कर देहातों में भेजा जा रहा है। मैं नहीं कहता कि ये सही वो कह रहे होंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसका एक तरीका होता है कि आप एक कंसल्टेशन करें, एक बॉडी बना लें और मिलजुल कर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर वो तबादलों का मामला हल कर सकते हैं। मसला है ईगो का, मसला ये है कि हुक्मरानों की तरजीहात नहीं है मसाइल को हल करना। ये जो काजी साहब बात कहते हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये एक फेलियर है, और ये जो फेलियर है उसका ये एक मंतकी अंजाम है कि आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको वहाँ पर ना दवा मिलेगी ना आपको डॉक्टर मिलेगा, वो अस्पताल आपके दर्द में कमी की बजाय आपकी अज़ियत में इजाफे का बायस। बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ। खबर दी थी कल, जो उन्होंने खबर दी थी शादिया, मैं कॉलर ले लूं। 160% कीमतें बढ़ा दी, 170% सिर्फ एक। तो ये है हुकूमत की सीरियसनेस एज फार एज आम आदमी का इलाज का जहां तक ताल्लुक है। एक कॉलर है अमेरिका से, लियाकत। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज ऐसा कीजिए, अपने टीवी की आवाज पहले प्लीज बंद कीजिए। लियाकत मेरा नाम है जी। वालेकुम सलाम, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अच्छा जी, प्लीज अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, ना आप मेरी आवाज सुन पाएंगे ना मैं आपकी आवाज सुन सकूंगी। बिल्कुल साइलेंट मैंने कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी। तो शादिया, मेरा सवाल जो है वो बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वो एक्चुअली उन्होंने आवाज बंद नहीं की है। नहीं, उन्होंने शायद बंद तो कर दिया, लेकिन सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम है टेलीफोन लाइंस में और उसकी उनकी बात नहीं आ रही। शायद कोई नुमाइंदा हमारा है बताने के लिए जी, लाहौर से भी है सलीम शेख और मोहिउद्दीन भी हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। सलीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आउटडोर्स तो बंद है, इमरजेंसी में काम चल रहा है? जी शादिया, अभी तो इमरजेंसी में काम चल रहा है, ताहम अब इन्होंने जो है ना YDA के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इस तरह किया है कि अब हर अस्पताल के बाहर जो है कल से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया। और कल जो है गंगाराम में हड़ताल की गई थी, जिसकी वजह से इंडोर बंद कर दिए गए थे। अच्छा। आज चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो हड़ताल की जा रही है और वहां पर भी जो है इंडोर बंद कर दिए जाएंगे। इंडोर बंद करने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा। अब हर अस्पताल में रोजाना तकरीबन 100 के करीब जो है ना ऑपरेशन होते हैं। अब रोजाना ये हर अस्पताल के बाहर एहतजाज करेंगे तो इंडोर भी बंद हो जाएगा और इस तरह रोजाना 100 के करीब मरीजों की जो लिस्ट है वो मुलतवी हो जाएगी और इस तरह जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स पर जो है वो रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपकी इंतजामिया से नहीं बात हुई? देखिए ना, चिल्ड्रन अस्पताल बंद हो रहा है, चले दूसरे अस्पताल आप बंद कर ले, जो छोटे छोटे मरीज, छोटे छोटे बच्चे जो बिलकेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुज़ाकरात की तरफ जो है हुकूमत अभी जा नहीं रही है और इसी वजह से इन्होंने जो है अपनी हड़ताल का दायरा वसी किया और अब इनका ये कहना है कि अगर फिर भी जो है हुकूमत बाज ना आई तो हम जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से जो है पंजाब हुकूमत का कहना है कि हमने इनके तमाम मुतालबा तस्लीम किए हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो है ना ये बार बार एहतजाज करते हैं जिसकी वजह से मरीजों को फर्क पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया सलीम शेख आपका। मोहिउद्दीन से फैसलाबाद की सूरत हाल जा लेते हैं। मोहिउद्दीन, यकीनन फैसलाबाद की सूरत हाल भी यहाँ से मुख्तलिफ नहीं होगी, वहाँ भी डॉक्टर सड़कों पर है। बिल्कुल शादिया, फैसलाबाद के जो चारों सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर आउटडोर जो है 10 दिन से बंद है और सबसे जो खतरनाक सूरत ये है कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने हड़ताल का किसी किस्म का ऐलान भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो ड्यूटियों से गायब हो चुके हैं। सरकार ने चूंकि फैसला किया था कि आउटडोर में सीनियर डॉक्टर्स को तैनात किया जाए, इनके पास शायद ये एक ऑप्शन होती है समर वेकेशन के तौर पर, ये 15 दिन की छुट्टी पर जा सकते हैं सीनियर डॉक्टर्स। तमाम के तमाम डॉक्टर्स फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के वो वेकेशन पे चले गए हैं। ये अजीब सी बात है, ये गुड इसका मतलब इनडायरेक्टली यंग डॉक्टर्स का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल साथ भी दे रहे हैं और वार्ड्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हड़ताल तो यंग डॉक्टर्स की है, वार्ड्स की बंदिश की तो नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ है, सीनियर डॉक्टर्स है, एडमिन का अमला है, लेकिन वार्ड मुकम्मल तौर पर बंद है। फैसलाबाद पूरे रीजन में शायद यह FIC है, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पर 6-7 हजार मरीज रोजाना दिल के मर्ज में आते हैं और दवाई लेने कुछ गोलियां मिल भी जाती हैं, कुछ मेडिसिन मिल भी जाती हैं, लेकिन आज 10 दिन है वो बेचारे सड़कों पर जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यंग डॉक्टर्स तो हड़ताल पर है, पंजाब हुकूमत भी हड़ताल पे लग रही है यहाँ पर।
अब आप शुक्रिया मोहिउद्दीन, बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन लेकिन आपका। आप देखें काजी साहब, दो बातें सामने आई, यानी 10 दिन हो गए स्ट्राइक को, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। क्या वो टोपी ड्रामा मीनार पाकिस्तान जाके लगाने का करना, यानी जो हज़ारों लोग लाखों लोग हॉस्पिटल में जाते हैं वो दर्द में मुब्तला हैं, तो किसकी तरफ लोग देखें? कुछ भी हो मुतालबात डॉक्टर्स के गलत भी हों, लेकिन हुकूमत का काम यह है कि उनको एंगेज करे, एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करे। एक अच्छी बात चले सामने आई कि हम हमेशा कहते थे कि दुनिया में हड़तालें होती हैं, सब कुछ होता है, एमरजेंसी तो बंद नहीं होनी चाहिए। चलें, शुक्र है खुदा का कि एमरजेंसी तो खुली है, लेकिन जिन मरीजों के ऑपरेशन होने हैं, रोजाना के जो ऑपरेशन अगर इंडोर बंद है वो कहाँ जाएंगे? और इससे कौन मुतासर हो रहे हैं? वो गरीब लोग जिनके पास कहीं जाने के लिए ना पैसे हैं ना इलाज के लिए पैसे हैं। अमीर आदमी तो प्राइवेटली दिखाता है, उसका तो कोई मसला नहीं है। तो क्या गरीबों के मसाइल अगर हल करने के लिए अगर हुकूमत इसमें नहीं, मैं समझता हूँ हुकूमत ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनको एंगेज करना चाहिए डॉक्टर्स को और इस प्रोसेस को शुरू करना चाहिए, कंसल्टेशन। और खासतौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बंद नहीं करना बच्चे चाहिए। जो है इस गर्मी के आलम में बीमार लोग और आगे डॉक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं है। चलें, उम्मीद करते हैं हमारे प्रोग्राम की आवाज़ भी उन तक पहुंच गई होगी। डॉक्टर्स के साथ मुतालबात जो इनके मंजूर किए मरीजों जाएं, की सिसकियां और आहें अगर नहीं पहुंची तो ये हम इस हम प्रोग्राम हम की ना आवाज़ चीज कहाँ की आवाज कोशिश क्या कर सकते पहुंचनी हैं है। ना, कोशिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि उनकी बात मानी जाए। अगली खबर की तरफ आते हैं। रोजगार की तलाश में आपको पता है एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है। ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद सियासी पनाह की तलाश में कुछ पाकिस्तानी गए, कश्ती में सवार हुए, हादसा उनकी कश्ती को पेश आया और बहुत से पाकिस्तानी अपनी जान से गए। शाजिया, बड़ी अफसोसनाक बात है। और इसमें जो मैं डिटेल्स आ रही थी वो ये थी कि तकरीबन 17 हैं पाकिस्तानी, लेकिन और भी बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे जो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स नहीं थे। उन्होंने अफगान पासपोर्ट्स उन्होंने लिए हुए थे ताकि वहाँ पर जाकर उन्हें असाइलम मिल जाए। और काजी साहब, एक और जो दर्द भरी इसमें जो बात मुझे नज़र आई, अक्सर लोग हमें टेलीफोन कॉल्स भी करते थे जब गिलगित में झगड़ा हुआ था, फिर बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो एक एथनिक, एक यानी जो सेक्टेरियन जो इशू था, बहुत सारे लोग जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक जो कश्ती में मरे हैं ना, उनका ताल्लुक हज़ारा कम्युनिटी से है। यानी जब आपको अपने वतन में, आपको अपने देश में आपके ही भाई मजहब के नाम पर गोलियां मार रहे हो तो उसके बाद फिर आप दूसरी गैर जो ज़मीनें गैरों की जगह जाकर आप अपने पनाह लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जब अपने मुल्क में अपनी आबादियों को जलावतन बना देते हैं, अपने मुल्क में रहते हुए वो जलावतन होते हैं। और मैं ये नहीं मानता कि यहाँ पे जो एथनिक इशू है वो कोई कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं, कोई इशू ही नहीं है। जिस तरह हमने बात की हज़ारा का जो इशू आ रहा है, आपकी प्रॉक्सी वार आपने शुरू करवा दी, एक चाइना और अमेरिका की, वहाँ पे इंडिया बीच में अपना लुच तलने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, और साथ ईरान और जो है वो सऊदी अरब की लड़ाई। तो सारी दुनिया का जो हम जो ये कचरा है उठा के हम यहाँ ले, तो सभी साहब थोड़ा सा यहाँ पर आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये आपने सारी बैरूनी ताकतों को तो उनका तो नाम ले दिया, अब इस प्रॉक्सी वार को जो लड़ रहे हैं वो तो हमारे अपने अंदर के लोग हैं ना, हमारी एजेंसीज लड़ रही है ना, ये हमारी एजेंसीज का। आपने मुझे ये बताएं, मुकम्मल करने दी होती तो चले आप आपका सवाल ना बनता। कीजिए। बात ये है कि जब आप अपने मुल्क को एक नज्म, एक तरतीब में नहीं रखते, जब आप अपने इदारों को इन चेक नहीं रखते, जब आपके इदारे एंटी पीपल पॉलिसियां बनाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर कभी बाहर आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी रोजगार के लिए लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तो बेसिकली आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जब आप अंदर खला पैदा करते हैं तो बाहर से चीज़ें अंदर आती हैं। बुनियादी जो आपकी अपनी कमजोरी और कमी है वो ये है, क्यों लोग बाहर जाएं जब ये ज़मीन इतनी खूबसूरत है और इतनी चीज़ों से भरी पड़ी है, इसे हम बना सकें। अगर हम बनाएं, जब आपकी रूलिंग क्लास अपने फरीज़े अदा नहीं करती तो फिर बाहर से लोग आएंगे, वो यहाँ पे देखेगा, कोई किसी की नज़र होगी बलोचिस्तान की मादनियात पे, किसी की रिकोटेक पे नज़र होगी, किसी की गैस पे नज़र होगी, तो और फिर आप आखिरी बात माशाल्लाह उन वज़ीर आला को तो देखें जो आपने वहाँ बनाया, जो इधर बैठे रहते हैं, जिनकी यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ज़रा वो खोल के देखें। दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ दिस पार्टी जो रूलिंग है कि उसने बलूचिस्तान को क्या ठीक करना है। सिर्फ एक अमल को देख रहे हैं। आप मुझे बताएं, जरा वैल्यू कमेंट दें मुझे इस पे, जो आपके सिंध के वज़ीर आला बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है, क्या कहेंगे आप? मैं आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ, सियासतदानों का अटर फेलियर है, लेकिन आपने ये जो बात की है ना कि जब आपके इदारे अनचेक जा रहे हो, मामला अनचेक, जब आपके इदारे ये कहें कि ये सेक्टेरियन वायलेंस हमारी सिक्योरिटी डेप्थ में है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये आप गलत बात कर रहे हैं इस बात के जी, ये जो सियासतदानों के नाकामी, मेरे भाई,
किसने ये जो सारी आप जो इंतहापसंद तंजीमें हैं ये किसने बनाई? इस पर ब्रेक के बाद ये आके 80s बात में करते कौन हैं। बनाने वाला था? क्यों बनाएंगे? ये अफगान जहाद के लिए बनाएंगे, फिर उसके बाद उनको छोड़ ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त ब्रेक हो से रहा है। पहले मुझे एक सवाल का बता दें, उन्होंने बनाई तो ये जो सदर पाकिस्तान और वजीर आजम और पार्लियामान बैठी है, ये इतनी जो है वो कमजोर है कि जी हाँ, इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि घर चली जाए। हमें जमहूरियत की गोली सालों में पहला मौका है पिछले 64 सालों में, गुज़श्ता 2-3 साल के जिसमें जो मिलिट्री है वो अपने आप को उसने बाहर, जब आप अपना काम ना कर सको लोगों पे थोप दो। ब्रेक ले लो, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सरबजीत की जो रिहाई थी वो एकदम सुरजीत की रिहाई कैसे बन गई, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक कॉलर है इस्लामाबाद से, अब्बास। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी असल में आपके यहाँ तो सियासी गुफ्तगू चल रही है, ये थोड़ा सा इज्तिमाई मसला है और है मुआशरती, क्योंकि मुआशरे ही से आगे सियासत जन्म लेती है। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने 2 फेज में भर्ती करनी थी एजुकेटर्स की, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे। तो उन्होंने कहा था कि हम पहले फेज में साइंस की करेंगे और दूसरे में आर्ट्स की, लेकिन अब बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दूसरे फेज में भी साइंस ही टीचर ले रहे हैं। तो हम जैसे जो आर्ट्स जिन्होंने पढ़ी वो बेचारे आप किधर जाएं, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बदस्तूर आर्ट्स की एजुकेशन जारी है। तो क्या ये तजाद नहीं है कि आप लोगों को या तो रोक दें कि आर्ट्स एजुकेशन आज से न पढ़ें, क्योंकि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब आप पढ़ा रहे हैं और वो अपने 16 साल देकर जब पढ़ लेते हैं तो आप कहते हैं कि आप लोगों का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ को हो सकता है कि पता ना हो, और ये जो नीचे इनके बुजुर्ग जमेर बैठे हैं पॉलिसी मेकर, इन्होंने अपनी तरफ से जारी कर दिया हो। तो आप कहना ये है आपके तवज्जो से पंजाब हुकूमत से कि खुदारा आप खादिम आला ही बने, कातिल आला न बने। शुक्रिया, बहुत देखिए शुक्रिया। पहली अब्बास बात तो इनकी मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो आपने इशू उठाया है ये कतन हमारे लिए गैर अहम नहीं है। ये जितने बाकी मैं से आज कह देता हूँ खुल के आपके सामने 2 नंबर इशू, लड़ाइयाँ फलां जो हो रहा है, उससे ज़्यादा अहम आपका मसला है, उन नौजवानों का मसला है जो डिग्रियाँ लेके बाहर आ रहे हैं। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा कोई सियासी मसला नहीं है, कम से कम इस प्रोग्राम और दुनिया टीवी के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ पेरिस से, आरिफ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी बोलिए। एक साहब मेरा सलाम, और समी इब्राहिम साहब जो मेरे बड़े ही अच्छे और बड़े ही प्यारे नफीस से आदमी हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो पंजाब में ये डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, इसका देखें, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अगर मीनार पाकिस्तान में कैंप तो लगा लेते हैं। यार मुझे ये बताएं कि 3 साल का बच्चा तड़फ रहा है और हमारे जो खादमे आला हैं सी राय विंडो में बैठे हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं देते। ये तो आप खराजे तहसीन पेश करें लुकमान साहब को, और मैं दुनिया को शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका, बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, मैं जो पहले कॉलर है ना, आरिफ साहब की बात पर बाद में बात करता हूँ। ये जो उन्होंने पहले कॉल की ना, वो एक बहुत बड़े मसले की जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई। वो मसला है प्रायोरिटीज़ का, कि जब हुक्मरान पॉलिसी तय करते हैं उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, और जब वो चल रहे होते हैं, मिडल में चले जाते हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन वो तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्राइमरी एजुकेशन का पैसा उठा के तो उसको लैपटॉप उसके बांट दिए। अब वो जो प्राइमरी एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स कितने मुतासर हुए होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये कॉलर कह रहे थे कि पहले मरहले में साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर एजुकेटर रखने थे, दूसरे मरहले में आर्ट्स के। तो क्या हुआ, किसी ने बताया होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये सोचा होगा कि हाँ साइंस, हाँ भाई साइंस बड़ा ज़रूरी है, तो वो जो आर्ट्स के जो सारे जो एजुकेटर रखने थे उसकी जगह भी आपने साइंस के भर्ती कर दिए। अच्छी बात है साइंस की भर्ती करना, लेकिन वो सवाल काजी साहब कि अगर आपने लोगों को तालीम नहीं देनी, अगर आपने जो जिनको तालीम दी है उनको जॉब्स का बंदोबस्त उनका नहीं करना, और जो आपकी इब्तदाई तरजीहात थी, जो इब्तदाई प्लानिंग्स थी, उन पर अमल दरामद नहीं करना, तो ये सारा कारखाना आप क्यों चला रहे हैं? आर्ट्स के जो पढ़ने वाले जो हैं वो कहाँ जाएंगे? साइंस बिलाशुबा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्ट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो माशरे की बहुत सारी जो लेयर्स हैं, वो हर बंदा तो साइंस में नहीं जा सकता। तो अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी साइंस के टीचर से पढ़ाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो वो एक जो सारा बुनियादी तौर पर जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो तमाम फैक्टर्स को सामने रख के पॉलिसी बनाते हैं, और फिर
ये इंश्योर करना हुक्मरानों का काम होता है कि वो कोई भी तबका उससे महरूम ना रह जाए। अब ये आर्ट्स वाले कहाँ जाएं? पंजाब गवर्नमेंट से मैं भी उनके साथ मिलकर ये सवाल करता हूँ, परवेज़ रशीद साहब से, और हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शायद वही हैं अभी, वानी साहब, कि क्या वजह है कि आपने दूसरे मरहले में ये जो साइंस के टीचर ही भर्ती किए, साइंस के एजुकेटर ही भर्ती किए, आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे? क्या वो इंडिया चले जाएं? बिल्कुल नहीं, बड़ा आम मसला, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आपकी खबरों की तरफ वापस आते हैं। रात में आपने देखा टीवी प्रोग्राम में, आपने कहा सरबजीत सिंह रिहा हो गए, हर तरफ यही धूम मची हुई थी, लेकिन रात में खबर आई फरतुल्लाह बाबर ने कहा सरबजीत नहीं सुरजीत सिंह रिहा हुए हैं। असल में ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ जो एक पूरी सोसाइटी जिस हिजान का शिकार है, मीडिया भी उसी फ्रेंजी का शिकार है, स्पेकुलेशन। ये बहुत नुकसानदेह बात है। हमारे मीडिया के जो गुरु हैं, जो मुगल हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए, एंकर्स को ये बात देखनी चाहिए, एडिटर्स को ये बात देखनी चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक आपने स्पेकुलेशन कोई स्टोरी दी और स्पेकुलेटिव, और उसके बाद पूरे आपने प्रोग्राम्स कर दिए और रात एक हंगामा था। कोई कह रहा था गद्दारी हो गई, मैं आज सुबह अखबार देख रहा था, वो लिखा हुआ था सरबजीत खूनी भेड़िया है, फांसी दी जाए, रिहाना किया जाए। और मामला क्या था? सुरजीत सिंह 85 में इनको मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई थी। 89 में सदर गुलाम इसाक खान ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो उनको एमनेस्टी दी थी, और उस वक्त उस दौर में मोहतरमा ने तमाम जो सजाए मौत के कैदी थे उनकी सज़ा माफ़ की थी, कोई स्पेशल इनकी नहीं थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत हुई तो उनका ये ख्याल है, उनका ये है कि वो सजाए मौत जो है उसके ज़बरदस्त मुखालिफ हैं, और इसी वास्ते अभी तक सदर जरदारी जब से इस ओहदे पर हैं उस वक्त से उन्होंने किसी की सजाए मौत पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने सरबजीत की भी सजाए मौत को उम्र कैद लेकिन ये जो रिहाई की बात है सुरजीत की, इसका तो ताल्लुक भी अवान सदर से नहीं था। लेकिन ये बात देखें, ये एक चीज़ है जिसमें जो हमारा मीडिया है, ये एक मौका नहीं है। इससे पहले खबर आ गई रात को जी, वो बेचारे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ गए आके कि जनाब हुकूमत फैसला कर लिया है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, विड्रॉ हो रहा है, जजों को किया जा रहा है, जजमेंट आ गई। पता चला कि ये जी एक र्यूमर थी। क्या हुआ उस र्यूमर के बाद? क्या उन र्यूमर्स फैलाने वालों को सजा सुनाई गई? और आज आप देखें, ये सारा कौम को एक हिजान में बर्पा कर दिया। हमारा नेबर है इंडिया, उसके साथ एक खास अंदाज में रात कोशिश की जा रही थी कि एनिमोसिटी, उसके जो जज्बात है वो भड़काया जा सके। और ये एक ऐसा मामला है काजी साहब कि ये जो क्या सराइयों पर मबनी पूरा एक तूफान खड़ा कर देना, और फिर कोई भी मैंने नहीं देखा आज तक एंकर, कोई भी मैंने नहीं देखा आज तक कोई मीडिया का बंदा आकर कौम से ये कह रहा हो कि जनाब हाँ हमसे गलती हुई। सिर्फ ये कहते हैं हमने क्योंकि स्टोरी दी थी इसलिए ये सारी बात तब्दील हो गई। एक अजीब, मैं समझता हूँ कि एक अजीब कल्चर है। मैं कॉलर ले लूँ एक। असलम, मैं अमेरिका से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टरों से मुतालिक डॉक्टरों से कुछ कहना है। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। ये भी हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी तरह आते हैं सिर्फ इस नजरिए के तहत कि बस पैसा बनाना। इनसे पूछो अल्लाह और रसूल को पहचाने, कुछ इखलाक, कुछ मजहब, कुछ इंसानियत भी कोई चीज होती है। अपने मुतालबात अपनी जगह, लेकिन उन बेचारे गरीबों मरीजों को परेशान ना करें, उनका इलाज भी करते रहें और अपना मुद्दा भी, वो जो मुद्दा है वो भी पेश करते रहें। मेरी उनसे यही गुजारिश है, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। हम सब मुसलमान हैं, जरा इस्लाम को भी बीच में रखें। हर चीज दौलत या पैसा ही नहीं होती। ठीक, ये बात तो मैं एक सिर्फ हल्का सा कमेंट करूंगा। देखिए, ये बात इनकी सही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बेशक एहतजाज करते रहें, लेकिन मरीजों को देखने का अमल बंद ना करें। लेकिन सवाल ये है कि मैं किसी तरह भी कोई हड़ताल है उसको जस्टिफाई नहीं करता। मैं एहतजाज को हक है उनका, लेकिन ऐसा एहतजाज जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो वो नहीं किया जाए तो बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी आदमी ने अपने घर का बिल देना है और उसके पास वो बिल देने के पैसे नहीं है, उसकी तनख्वाह इतनी कलील है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, उसको जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जा रहे, तो वो क्या करेगा? सभी साहब जो हालात यहाँ पर है, फिर तो सारे सड़कों पर आ जाएंगे। मैं इसमें मैं इसी से रिलेट करके अपनी खबर बताता हूँ आपको। ये मैंने जो अभी आपको मुसाफती कमीशन की या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि जो हमारे खाद का सेक्टर है, जिसमें 2 ग्रुप 84% गैस खाद पैदा करते हैं और गैस पे उन्हें 77 बिलियन रुपए की सब्सिडी मिलती है। और इस साल जो 2 ग्रुपों का जिक्र किया ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट में, जिनको जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट है वो 49 अरब रुपए हुआ, जो कि पिछले साल की निस्बत 2 गुना है। अब बात यह है, इससे पहले ही मुसाफती कमीशन की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में आखिरकार क्यों नई शुगर मिलें नहीं लगने दी जाती, और उन शुगर मिलों के अंदर तो इजाफा कर दिया जाता है, यानी उसमें उसकी कैपेसिटी बढ़ाती जाती है। और अब सवाल इशू क्या है? ये सारे इशू जितने ये डॉक्टरों का इशू है, इसको भी इसी से रिलेट कर लें कि जनाब
जो कार्टेल जिनका हम जिक्र करते हैं वही सेनेटर्स भी हैं, वही सरकार में भी बैठे हुए हैं, वही इन ग्रुप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठे हुए हैं। लिहाजा उनका मसला मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरों को तनख्वाह ठीक हो जाए, मुल्क का अमन अमान ठीक हो जाए। अब ये मुसाफती कमीशन मैंने तो नहीं बनाया, आपने तो नहीं बनाया, दो उसने ये बातें पॉइंट आउट की हैं कि जनाब आपने कार्टल्स बना के मोनोपोलाइजेशन कर रही है, मोनोपोलीज बना ली हैं, और जो कैप्टिव मार्केट है उससे आप उनके मुताबिक आप एबनॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हैं। अब एक किसान जो है आम आदमी, वो हम सुनते रहते हैं बातें कि ये गैस इसकी खाद की कीमतों की वजह से वो बाज़ औक़ात कहते हैं जी हमारे पैसे ही पूरे नहीं होते। अब ये किसने करना है? अब मसला ये है कि ये किसको फॉलो करना। वो ठीक है कहते हैं जी अल्लाह को भी याद कर रहे हैं, जब टॉप पे अल्लाह को कोई नहीं याद करता और नीचे अल्लाह को याद करके ज़िंदगी को आसान नहीं करता, तो नीचे वाले भी फिर उसी मिसाल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समी साहब ठीक कहते हैं कि जिसके हाथ में 5,000 6,000 का बिल आ गया, अब मिसाल के तौर पर हमने कल बिजली की बात की, हमारे अहमद मुख्तार साहब कह रहे हैं जी कि ये लूटिंग है, लूटर्स हैं। भाई मैं तो इस बात पे रुका हूं, अब बताएं आवाम को, अगला इलेक्शन अगर आपने लड़ना है तो कौन है ये लूटर्स? हमें बताएं कि हम पे इस पे रेशो प्रॉफिट की क्या है, क्या मुआहदे हुए थे, आखिर ये अजाब, ये क्राइसिस जो आज मुल्क की बका के पीछे पड़ गया है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? ये अगर ठीक नहीं होंगे तो हम इंडिविजुअली डॉक्टरों को पकड़ लें, उस नीचे वाले को पकड़ लें, ये बिल्कुल अल्लाह रसूल इस सब चीज़ें अपनी जगह पे, मगर उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं कि आपने ऊपर से हुक्मरानी कैसे करनी है, आपने समाज में एक जो है बेहतरी या आफियत की फिजा कैसे कायम करनी है। ऊपर से तो आप प्लंडर शुरू कर दें, उसमें आपके रेंटल पावर यूनिट आ जाएं, उसके आपके ये इशू आ जाए, फिर आपके बिजली के कार्टल्स आ जाएं, फिर आपके उस, तो फिर नहीं होता काम। अच्छा, इन्होंने आपने जो मसाबकती कमीशन वाली बात की है ना, मैं ये सोच रहा था ये आपने बहुत एक ज़बरदस्त ये इशू उठाया। इसमें कायद साहब एक और बात सामने, कल मीटिंग में भी हम शरीक थे तो उसमें बात सामने आई थी कि हो क्या रहा है, मोनोपोली कैसे बनाई जा रही है। जो नया कोई आदमी, मिसाल के तौर पर शुगर मिल है, कोई नया आदमी अगर आता है तो उसको शुगर मिल लगाने का परमिट नहीं मिलता। लेकिन जो पहले से जो शुगर मिलें हैं उनकी एक्सटेंशन के नाम पर उनको मजीद शुगर मिलें लगाने की इजाजत दी जा रही है, और इस वजह से वो चंद खानदान है, ये सारी शुगर मिल्स उनकी हैं, वो अपनी मर्जी से कीमतें तय करते हैं। और यही मामला खाद में है, खाद में भी यही किया गया कि वो जो भाई दो ग्रुप जो हैं वो 84% उनकी है, और वो एक्सटेंशन के नाम पर वो नए से नए कारखाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन नए आदमी को नहीं आने दिया जा रहा। इसमें एक मेरी अर्ज होगी बड़े सुनामी के जो हमारे इमरान खान साहब कायद हैं, उनके साथ भी अभी एक खाद बनाने वाली कंपनी के एग्जेक्टिव जो हैं वो रिजाइन करके उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं, और क्या उनका ये ख्याल है कि वो इनकलाब लेके आएंगे। ये जो बुनियादी तौर पर मोनोपोली की जा रही है एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स के नाम पर, नए लोगों को इसमें नहीं जाने दिया जा रहा, वो एक सबसे बड़ी वजह है कि ये कीमतें इस तरह शूट कर रही हैं। और इसमें काजी साहब ने बिल्कुल सही कहा, इसमें हमारे हुक्मरानों ने, हमारे लेजिस्लेचर ने ये पाबंदी लगाई हुई है यहाँ पर कि नहीं लगाई जाएगी, लेकिन पुराने मालकान को, उन्हीं ग्रुप्स को एक्सटेंशन। एक बात यहाँ जरूर ऐड करना चाहता हूँ, समी साहब की बात पे ऐड करना चाहता हूँ, और समी साहब से जो मेरा एक हमेशा मुकालमा रहता है या एक मुनाजरा रहता है वो ये कि ज़रा सी भी कोई पार्टी तब्दीली की बात करती है और अवाम उसकी तरफ कान धरते हैं तो ये सारे उसमें आके बैठ जाते हैं। इन्हें ज़रा सा पता लगता है कि अगला कौन आ रहा है। मिसाल देता हूँ आपको कि 1970 का इलेक्शन हुआ, वो बहुत बड़ा था। 70 के इलेक्शन के बाद हमने खुद देखा कि जनाब जब इन सारे ग्रुप ने ये देखा कि भाई ये तो नई पार्टी आ गई है, तो 1977 में ये फिर उन्हीं के पास जाके बैठे थे। और फिर क्या, जब आपके पार्टी लीडरशिप इनके लिए दरवाजे खोल देती है क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, ये सारा ऐसा निज़ाम है कि मैं मानता हूं कि किसी इलेक्शन ही बदलते हैं दुनिया को, मगर फिर इलेक्शन के लिए वो पार्टी चाहिए जिसकी लीडरशिप जो है इनमें से ना आए, इन कार्टल्स में से ना आए, नीचे से आए। वो कैसे आएगी, इस पे एक अलग प्रोग्राम चाहिए। एक कॉलर है फैसलाबाद से, डॉक्टर उमर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शादिया कैसी हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जी बोलिए। शादिया, मुझे ये समी साहब और काजी साहब बड़ी अच्छी इनके गुफ्तगू कर रही है। जी आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा डॉक्टर के हवाले से। जी। तो मैं समी साहब से और काजी साहब से ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि बीइंग नेशंस, हमारे जो लीडर्स हैं वो गलत नहीं है, बीइंग नेशंस हम गलत हो चुके हुए हैं। हमने कभी भी एंकर्स ने, कभी भी किसी ने बैठ के हमारी नेशंस को कुछ बताने की कोशिश नहीं की, इनको ठीक करने की कोशिश नहीं की। हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने लीडर्स को, ठीक है ना। जब तक नेशंस नहीं ठीक होगी, लीडर्स ठीक नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे डॉक्टर की बात ये है कि समी साहब और काजी साहब, डॉक्टर्स ठीक है, स्ट्राइक हमें करनी चाहिए, हमारे राइट्स हैं कुछ, लेकिन जिस तरह हम स्ट्राइक कर रहे हैं ये हमारा राइट ठीक नहीं है। आप शाम में आए, मैं आपको या फैसलाबाद में ऐसे बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट प्रोफेसर दिखाता हूँ जो इवनिंग में अपने प्राइवेट क्लिनिक पे 50,000 1 लाख को टच कर रहे हैं, ठीक है ना।
अगर गवर्नमेंट 30,000, 32,000, 42,000 अभी डॉक्टर्स को पे कर रही है तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी सैलरी है। जब मेरी जॉब कंप्लीट हुई थी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उस वक्त हाउस जॉब वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा था और अभी 32,000 गवर्नमेंट डॉक्टर्स को दे रही है। इतना पैसा लेने के बाद भी हम वेल एजुकेशन लेने के बाद रोड पे आके बैनर पकड़े, क्या हमारा ये स्टेटस है? ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराफिल। लेकिन एक बात उन्होंने सही की कि दोपहर को एहतजाज करने के बाद शाम को लाखों रुपए कमाते हैं। इससे पहले ये बात कर दी थी, पता नहीं उस वक्त वो प्रोग्राम देख रहे थे या नहीं, कि ये जो एक तबकाती तरीका इलाज है ये इसकी बुनियादी जड़ है। मगर एक जो उन्होंने बात की कि नेशन, अब जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो नेशन से हमारी क्या मुराद है? नेशन से मुराद हमारी छोटी सी टाइनी सिविल सोसाइटी है या चंद हज़ार या चंद 15 लाख जो मुलाजम है वो हैं। मैं जब नेशन के लफ्ज़ सुनता हूँ तो मुझे नेशन से लगता है कि जो गंदम उगा रहा है, जो चावल उगा रहा है, जो सब्जी उगा रहा है, वो अपना काम ठीक कर रहा है, वो बड़ी मेहनत से कर रहा है और मुशाहरा लिए बगैर कर रहा है। वो चीज़ जो खुद पैदा कर रहा है उसको खानी नसीब नहीं हो रही, वो फिर जो है प्याज से रोटी खा रहा है। जब हम नेशन की बात करते हैं, ये जब कहते हैं ना, हाँ ये रूलिंग क्लास, मिडिल क्लास अपने आप को ठीक करे, जिस इस निज़ाम से फैसिलिटेट होने वाले, इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले अपने आप को ठीक करें। जहाँ तक नेशन का काम है, जो कि समाज और रियासत को चला रही है छोटे छोटे मुशायरों के साथ, बगैर इलाज की फैसिलिटी के साथ, बगैर तालीम की फैसिलिटी के साथ, वो और क्या करें? अच्छा, इसमें मैं एक थोड़ा सा, अगर मुझे इजाज़त दें, जो उनकी बात मुझे समझ में आई, उन्होंने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया जो मैं और आप हमेशा गुफ्तगू में रहते हैं कि कौम, आवाम जो है वो अपना फरीज़ा बिल्कुल सही अंदाज में पहचाने, जो इलेक्शन का फरीज़ा है, जो वोट का फरीज़ा है। उनका कहना यह है कि हम अपने लीडर्स पर तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम हैं वो खुद ही उन लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी को 4 दफ़ा कर लिया, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को 5 दफ़ा कर लिया, तो क्यों बार बार हम उन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं? उनके कहने का मकसद ये था कि आप इलेक्शन वाले दिन अपना ये जो सारा गवर्नमेंट्स का फेलियर्स है, सारे मसाइल हैं, उनको मत भूलें। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिनके मंशूर में आवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसी पार्टीज को मुंतखब ना करें। और देखें, काजी साहब की बात है कि जनाब आपके पास तो नुमाइंदे ही नहीं है, आप बिल्कुल उस प्रोसेस से बाहर हो जाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, इस वक्त रिफॉर्म्स हो रही हैं कि अगर आप एक जगह पर 40%, 35% वोट कास्ट नहीं होंगे, सिर्फ 10% होंगे, तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाए। ये हमें करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आम आदमी की है। आम आदमी अपना वोट देते वक्त अगर सही अपना फरीजा इस्तेमाल करे, इस प्रोसेस में शरीक हो, आखिरी बात, जिस तरह से एक आम आदमी इस मुल्क का मर्सिडीज नहीं खरीद सकता, आम आदमी एयर कंडीशन नहीं खरीद सकता, एक आम आदमी के दिल में दर्द हो तो वो 3 लाख का ऑपरेशन नहीं करवा सकता, इसी तरह बोला ये भी साजिश है अवाम के खिलाफ, ताकि उनमें से कोई बंदा ही ना आए। आप जो अल्टरनेटिव देते हैं, जो आप एक मुतबादल देते हैं, वो पहले से भी बुरा होता है और यही हो रहा है इस मुल्क में। एक आधा इलेक्शन को छोड़ के इन्होंने तो मुझे बताएं 5 करोड़ के कौन इलेक्शन लड़ेगा? एक आम आदमी जो है ना, अगर अकेला रहेगा तो वो नहीं, लेकिन अगर वो एक मुट्ठी बन जाएंगे ना, तो तहरीर स्क्वायर मिस्र में उन्होंने हुस्नी मुबारक का तख्ता पलट दिया। अगर पाकिस्तान के अवाम भी एक हो जाए ना, सिंगल ना रहे और ये फैसला कर लें मिनासल कौम कि करप्ट लोगों को आने नहीं देना, तो सरकार, ये अवाम बड़ी ताकतवर है। आपकी प्रॉब्लम होगी कि ये उनमें ताकत नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं, जो मैं कर रहा था, और ये मेरे लठ लेके मेरे पीछे चढ़ गए थे जब मैंने कहा था कि इनको पांव से वोट डालना पड़ेगा, तो अल तहरीर सुकेरी उसका मतलब था, और ये आज वो उसी पे खड़े। भाई इलेक्शन हुआ वहां पे, अखवानुल मुस्लिमीन के मोहम्मद मोरसी इलेक्शन से आए, जर्नैल, अदालतें सब नाकाम हो गई, उन्होंने पार्लियामेंट को भी बर्बाद कर दिया, सबको भेज दिया, लेकिन क्या हुआ? आज वही मोहम्मद वोट का हक लेने से पहले, हाथ से वोट का हक डालने के लिए, वो हक लेने से पहले उन्हें पांव से वोट डालना पड़ा। अल तहरीर सुकेर में जाती तौर पर जाना पड़ा, वहां जाके मुबारक को डी सीट करना पड़ा। भाई वो वहां पर, बहरहाल आपकी राय और मेरी राय आपको ज्यादा फर्क नहीं रहा। 6 महीनों में हम एक ही जगह पे आ गए। हमारे यहाँ ये खुशकिस्मती है कि एक प्रोसेस है, हमें इजिप्ट के लोगों की तरह अभी वो जिद्दोजहद नहीं करनी, हमारे यहाँ फिर भी एक खुदा हमें उन्हीं की तरह करना है, उसको उन्हीं की तरह करनी पड़ेगी, तो ही तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया जी, खत्म हो गया जी, वक्त ही खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खबर है दुनिया.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।